इंडिया सेंटिनल्स में हमने भारत चीन युद्ध की कई बार बात की है और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की कहानी भी कही है। आज इंडिया सेंटिनल्स के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत चीन युद्ध के बारे में। हम बात करेंगे कि किस तरह दुश्मनों ने अपने छल से विभिन्न भारतीय पोस्टों पर हमला किया और हम आज बात करेंगे कि किस तरह से हमारे वीर जवानों ने उनका आखिरी दम तक सामना किया। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। उन्नीस में भारत अपनी उत्तरी सीमाओं के साथ और अधिक अग्रिम चौकियों की स्थापना कर रहा था। ज्यादा पोस्ट का मतलब था ज्यादा फौज। इसलिए मई 1962 में भारतीय सेना मुख्यालय ने लद्दाख की उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए उड़ी सेक्टर में तैनात 5 जाट को चुना। लेफ्टिनेंट कर्नल बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 5 जाट को 23 जुलाई तक पूरी तरीके से एयरलिफ्ट किया गया और दारबुक ले जाया गया, जहां वो दौलत बेग ओल्डी सहित विभिन्न स्थानों पर जाने से पहले अभ्यस्त हो गए। सी कंपनी के बिना 5 जाट को मध्य क्षेत्र सौंपा गया था। मेजर भैरव सिंह की सी कंपनी 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया से जुड़ी हुई थी और डीबीओ सेक्टर को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि गलवान चांग चेनमो सेक्टर या मध्य क्षेत्र डीबीओ के दक्षिण में और श्योक के पूर्व में स्थित है। 1-8 गोरखा राइफल्स इस क्षेत्र का नियंत्रण कर रहे थे। उच्च अधिकारियों ने जून 1962 में गलवान घाटी के भीतर एक अलग चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया। 4 जुलाई को 1-8 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरिचंद एमवीसी ने समजंगलिंग में चीनी चौकी के सामने एक पलटन के आकार की चौकी की स्थापना की। पर 10 जुलाई को लगभग 300 चीनी ने गलवान पोस्ट को घेर लिया, जिस पर नायब सूबेदार जंग बहादुर और 1-8 GR 30 अन्य रैंक थे। चीनी अगले दिन आसपास के इलाके से चले तो गए, लेकिन वो अब भी चौकी के करीब थे। वो प्रचार नारों के साथ सैनिकों का मनोबल गिराते रहे। 1-8 गोरखा के मेजर वीपी भसीन कुछ दिनों बाद चौकी को मजबूत करने के लिए एक रिकंस्ट्रक्टेड टुकड़ी के साथ पहुंचे। इस दौरान चीनी गश्ती अड्डे के माध्यम से आपूर्ति मार्ग को काट देते थे। एक बार उन्होंने एक पलटन के आकार के याक लोडेड सप्लाई पेट्रोल को रोक दिया और गश्ती दल को तुरंत बेस पर लौटने पर मजबूर कर दिया। 3 महीने की तैनाती के बाद गोरखाओं को जाकर राहत मिली। राहत अभियान के लिए MI-4 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। ब्रिगेडियर रविंद्र सिंह ग्रेवाल MC गोरखाओं को राहत मिलने तक स्थानांतरित कर दिए गए थे और ब्रिगेडियर TN रैना ने 114 ब्रिगेड की कमान संभाली थी और 5 जाट अक्टूबर 1962 के पहले सप्ताह में इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए तैयार थी। 5 जाट की अल्फा कंपनी, जिसमें मेजर SS हसबनीस के नेतृत्व में 60 लोग शामिल थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से गलवान पोस्ट पर ले जाया गया। आपको बता दें कि गलवान में जाटों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारी बर्फबारी होने के कारण हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच चीनी चौकियों के कारण भूमि मार्ग पूरी तरीके से कट गया था। पोस्ट पूरी तरीके से हवाई आपूर्ति पर निर्भर थी, जो मौसम साफ होने पर ही आ सकती थी। इस दौरान कभी कभी सामान दुश्मन की तरफ भी गिर जाता था। इसके अलावा चीनी प्रचार नारों का इस्तेमाल करते हुए और पोस्ट को घेरते हुए भारतीय सैनिकों को परेशान करते रहे। चीनियों ने 20 अक्टूबर 1962 के शुरुआती घंटों में भारी तोपखाने और मोर्टार से गलवान पोस्ट पर बमबारी की। तीव्र गोलीबारी ने पोस्ट के टेंट और गढ़ को बर्बाद कर दिया। गोलीबारी बंद होने के बाद चीनी पैदल सेना ने फिर से हमला किया। भारतीय सैनिक अपनी कमजोर हथियार और मजबूत इरादों के साथ लड़ रहे थे। घायल होने के बाद भी सूबेदार निहाल सिंह ने अपने सैनिकों को अंतिम समय तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। सैनिकों ने लड़ना और प्रतिरोध करना जारी रखा, लेकिन आगे की सुरक्षा को अंततः चीनियों ने भंग कर दिया था। हालांकि मेजर हसबनीस अपने सैनिकों के साथ चीनी हमलों को पीछे हटाना जारी रखा। घंटों की लड़ाई के बाद चीनी पोस्ट पर कब्जा करने में सक्षम थे। AMC के कैप्टन डॉक्टर पॉल सहित 60 रैंकों में से 36
भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। 18 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आखिरी गोली लगने तक हर एक जवान लड़ता रहा। वो जानते थे कि मृत्यु उनके सामने है, पर उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वो जानते थे कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने समर्पण का सफेद झंडा नहीं उठाया। दुश्मन ने मेजर हसबनीस और उनके बाकी सैनिकों को जबरन पकड़ लिया। जब भारतीय हेलीकॉप्टरों ने 21 अक्टूबर को गलवान पोस्ट के ऊपर से उड़ान भरी तो चीनी सैनिकों ने उन पर फायरिंग की। पायलट पोस्ट से संपर्क करने में असमर्थ था। जब पायलट वापस लौटा तो उसने बताया कि पोस्ट पर जीवन के कोई निशान नहीं थे। माना जाता है कि सभी जवान कार्रवाई में गायब थे। डीबीयू सेक्टर पोस्ट 5 प्रमोदक सेक्टर की सबसे छोटी पोस्ट थी, जिसमें 5 जाट की सी कंपनी के हवलदार तुलसीराम के अधीन केवल 4 आदमी थे। इस पर 2 चीनी कंपनियों ने हमला किया था, लेकिन चौकी की ऊंचाई के कारण 5 जाट के लोगों ने इस चौकी पर तब तक कब्जा जमाए रखा जब तक कि चीनियों ने गोलीबारी शुरू नहीं कर दी। एनसीओ को छोड़कर जिसने मशीन गन से हमला जारी रखने का फैसला किया, सभी 4 लोगों की मौत हो गई थी। उनका गोला बारूद खत्म हो रहा था, इसलिए हवलदार तुलसीराम अपने बंदूक लेकर रास्ते से हट गए और नीचे डीबीओ के पास चले गए। बाद में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 20 अक्टूबर को शाम 7 बजे चीनियों ने पोस्ट 4 पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 40 आदमी थे और डीबीओ ओसी मेजर रंधावा के संपर्क में थी, जिन्होंने 5 जाट के लोगों को डीबीओ में लौटने के लिए कहा। हालांकि घोर काली रात के कारण डीबीओ गैरिसन से भेजे गए गश्ती दल को केवल एक जेसीओ और 9 अन्य रैंक मिले। सेकेंड लेफ्टिनेंट हरीश चंद्र गुजराल को रिकंस्ट्रक्शन के साथ भेजा गया और लेफ्टिनेंट प्रेम सिंह को 22 अक्टूबर को लद्दाख में अरनी 1 की अग्रिम चौकी की कमान संभालने और अगले आदेश तक इसे संभालने के लिए राहत दी गई थी। उन्होंने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ पोस्ट के चारों ओर दुश्मनों के घेरे को तोड़ दिया और पोस्ट की रक्षा को पुनर्गठित किया। जब उसे छोड़ने का आदेश दिया गया तो उसे एक बार फिर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सेकेंड लेफ्टिनेंट गुजराल को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में बहादुर अफसर वीरतापूर्वक लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे आगे की कहानी हमारे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। आगे भारत चीन युद्ध से जुड़ी जानकारी के बारे में जानने के लिए देखते रहें इंडिया साइंस चैनल।